हेलो एवरीवन, दिस इज़ पायल तिवारी। वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम थर्ड पोएम पढ़ने वाले हैं। पोएम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट और जिसके पोएट हैं W.H. ऑडन। ठीक है, तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट यानी पत्तियां जो हैं वो बहुत ही तेज़ी से अब गिर रही हैं। तो चलिए पहले राइटर का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। विस्टन हग ऑडन 1907 टू 1973 यानी ये जो पोएट हैं हमारे W.H. ऑडन, इनका जन्म 1907 में हुआ था और इनकी जो डेथ है वो 1973 में हुई थी। हु वॉन द पुलिट्जर प्राइज इन 1948 फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ एंग्जाइटी। यानी हमारे जो पोएट हैं W.H. ऑडन, उनकी एक कलेक्शन थी यानी पोएम्स की एक कलेक्शन थी जिसका नाम था द एज ऑफ एंग्जाइटी, जिसके लिए उन्हें 1948 में पुलिट्जर प्राइज मिला था। वाज अ वर्सटाइल एंड इंटेलेक्चुअली विगोरस पोएट। यानी वो क्या थे, वर्सटाइल और इंटेलेक्चुअल विगोरस पोइट थे। यानी वो एक ऐसे पोइट थे जिनमें बहुत सारे गुण थे। ठीक है, वर्सटाइल मतलब जो सभी क्षेत्रों में आगे हो। ठीक है, यानी बहुत सारे बहुगुणी थे और बौद्धिक लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे बहुत ही इनका इंटेलेक्चुअल लेवल हाई था। ठीक है, वर्स ड्रामाटिस्ट मतलब पोएम के रूप में जब ड्रामा लिखा जाता है तो उसको वर्स ड्रामा कहा जाता है। तो उस टाइप के ड्रामाटिस्ट थे ये। क्रिटिक थे, आलोचक थे। ट्रांसलेटर थे यानी दूसरे बुक्स को ट्रांसलेट करते थे। एंड एडिटर, संपादक भी थे। पोइट्री टू हिम वॉज अ सीरियस गेम। यानी उनके लिए पोइट्री कोई हंसी मजाक की चीज़ नहीं थी। उनके लिए पोइट्री एक सीरियस गेम था। विच शुड डीपेन पीपल्स सेल्फ अवेयरनेस, जो कि यानी मतलब इनके कहने का मतलब है कि ऐसा पोएम लिखते थे कि जो लोगों में जो आत्म जागरूकता है उसको अंदर तक मतलब बढ़ा दे। कहने का मतलब है कि उसको और गहरा कर दे। यानी ऐसा पोएम ये लिखते थे कि जिससे लोगों में आत्म जागरूकता और गहरी होती थी। बट इट शुड इन नो केस डायरेक्टली अफेक्ट मेंस पॉलिटिकल और रिलीजियस चॉइसेस। लेकिन इनके जो पोएम थे वो किसी भी तरह मतलब डायरेक्टली किसी भी इंसान के राजनीतिक या धार्मिक चॉइस को क्या करते थे, अफेक्ट नहीं करते थे। ठीक है, हिज अर्ली पोएम्स एग्जिबिट हिज इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल अफेयर्स। यानी उनकी शुरुआत में उन्होंने जो भी पोएम लिखे उनसे ये पता चलता है कि इनका पॉलिटिक्स में जो था वो चॉइस था, इंटरेस्ट था इनका। बट हिज लेटर पोएम्स आर ओवर्टली क्रिश्चियन एंड मोर पर्सनल इन टोन। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने बाद में चल के जो उन्होंने पोएम लिखे हैं वो या तो क्रिश्चियन धर्म पे है और नहीं तो उनका जो व्यक्तिगत जीवन है उसके आधार पे है। As a technician, Auden explored a variety of stanza forms and meters। यानी टेक्नीशियन के तहत उन्होंने क्या किया था कि मतलब एक अलग टाइप का, ठीक है, एक अलग फॉर्म का मतलब स्टांजा फॉर्म निकाला था जिसमें वो लिखते थे। और मीटर्स यानी पोएम लिखने के मतलब ये तरीके हैं जिनको उन्होंने कुछ अलग किया था और अलग तरीके से लिखते थे। ही हैड अ पैशन फॉर वर्ड कॉइनिंग एंड यूजिंग एर्केइक वर्ड्स। यानी उन्हें क्या शब्दों को इकट्ठा करने का पैशन था, लगन थी उनमें। और वो ज़्यादातर आर्केइक वर्ड्स यूज़ करते थे। आर्केइक वर्ड्स मतलब जो पहले के ज़माने में जो यूज़ होता था, इंग्लिश लिटरेचर के पहले के ज़माने में जो वर्ड्स यूज़ होते थे उन्हें ये अपने पोएम में यूज़ करते थे। विच मेक्स हिम एट टाइम्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। और उनके ऐसा करने की वजह से उनके जो पोएम हैं वो मतलब समझने में थोड़ी मुश्किल होती थी। He left England as early as 1939 to settle permanently in the United States। यानी इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो इंग्लैंड में उन्होंने 1939 तक इंग्लैंड में थे और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में परमानेंटली शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो ऑडन्स वर्क इज़ डिवाइडेड इनटू ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेजेस। और इसलिए उनके जो भी रचनाएं हैं उनके दो फेज़ बन गए। एक तो ब्रिटिश यानी जब तक वो इंग्लैंड में रहे और तब उन्होंने जो भी रचनाएं की उसको ब्रिटिश फेज़ कहेंगे। और उसके बाद जब अमेरिका में शिफ्ट हो गए, सेटल हो गए हमेशा के लिए, तब उन्होंने जो भी रचनाएं की उनको हम अमेरिकन फेज़ में रखेंगे। द नोटेबल वर्क्स ऑफ द इंग्लिश फेज़ वाज आर
यानी इंग्लिश फेज में, यानी जब वो इंग्लैंड में थे तब उन्होंने जो जो रचनाएं की उनमें सबसे मुख्य कौन कौन है? द ओरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन एंड अनदर टाइम। इसमें द डांस ऑफ डेथ जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। उसके बाद देखिए द नोटेबल वर्क्स ऑफ द अमेरिकन फेज इंक्लूड, यानी और जब वो अमेरिका में चले गए थे तो तब उन्होंने जो भी वर्क्स लिखे हैं उनमें क्या है, उनमें जो इम्पोर्टेंट है, न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बीइंग, द एज ऑफ एंग्जाइटी, द शील्ड ऑफ एकिलर्स। तो देखिए और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, द एज ऑफ एंग्जाइटी, यानी ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हु हैज़ रिटन द एज ऑफ एंग्जाइटी, तो आपको आंसर देना होगा। तो ये सब चीज़ें जब आप वीडियो देखते हैं तभी अपने दिमाग में नोट करते जाइए, ठीक है। द प्रेजेंट लिरिक, और ये जो प्रेजेंट पोएम है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इनेट्स द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, यानी मानव जीवन में जो निराशा होती है उसे दिखा रहा है ये पोएम, ठीक है। द एस्पिरेशंस, और वो इच्छाएं, दैट आर नॉट फुलफिल्ड, जो कभी पूरी नहीं होती हैं, एंड द सेंस ऑफ लोनलीनेस इन विच एवरी इंडिविजुअल लिव्स एंड डाइज, और जो अकेलेपन की का जो सेंस होता है, यानी अकेलेपन की जो स्थिति होती है जिसमें हर एक इंसान जीता है और मर जाता है, उसे इस पोएम के द्वारा दिखाया है W.H. ऑर्डन ने। सो अब चलिए अब हम पोएम पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि W.H. ऑर्डन जो हैं वो एक सीरियस पोइट हैं, ठीक है। यानी जीवन की जो भी सच्चाइयाँ हैं, जो ट्रूथ है, उनसे हमारा सामना करवाते हैं, ठीक है। तो ये पोएम भी कुछ उसी टाइप का है, ठीक है। तो अगर आप इसके वर्ड्स पे जाएंगे तो एक अलग मतलब अर्थ निकलेगा इस पोएम का, और अगर आप सेंस पे जाएंगे तो एक अलग अर्थ निकलेगा। तो हम लोग इस पोएम के दोनों तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो अगर हम वर्ड्स में देखें तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी अब पत्तियाँ तेज़ी से गिर रही हैं, और जो सेंस, यानी पोएट का जो सेंस है कहने का, वो ये कह रहे हैं कि अब इंसान जो है वो बहुत तेज़ी से मर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, किसी भी पोएम की एक ख़ास बात होती है कि उसके जो वर्ड्स होते हैं वो उनका सेंस कुछ और होता है, ठीक है। यानी वर्ड्स पे अगर आप जाइएगा तो पूरी तरह से नहीं समझ पाइएगा, जो पोएट ने फील करके लिखा है उसको आपको समझना होगा, ठीक है। तो इसलिए पोएम जो है वो इंटरेस्टिंग होते हैं, क्योंकि लिखा कुछ होता है और सेंस कुछ होता है कहने का। तो चलिए इसे अच्छे तरीके से हम समझेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट स्टैंजा देखिए, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी अब पत्तियाँ बहुत तेज़ी से गिर रही हैं, यानी कहने का मतलब है कि अब इंसान बहुत तेज़ी से मर रहे हैं। नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, नर्सेस फ्लावर्स मतलब कहा गया है कि जैसे जब कोई पेड़ होता है तो उसके आसपास कुछ लत्तेदार क्या होते हैं, कुछ लत्तेदार भी पौधे होते हैं जो उस पेड़ के सहारा से बढ़ते हैं, ठीक है। और अगर इसके सेंस पे जाते हैं तो जैसे कोई घर है तो उसका जो गार्डियन होता है उस घर का, और जो मेंबर होते हैं फैमिली के, वो उसी के सहारे होते हैं ना। तो जब वो जो उस घर का जो मतलब मुखिया है, जो हेड है, गार्डियन है, वो जब मर जाता है तो तब देखिए नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, यानी अब नर्सेस फ्लावर भी नहीं बचेंगे। यानी पेड़ ख़त्म हो गया तो उसके सहारे जो थे वो भी तो अब नहीं रहेंगे ना, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन, और जो नर्सेज हैं वो कहाँ, वो कब्र में जा चुके हैं, ठीक है। एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, और प्रैम्स मतलब होता है कि जो छोटी सी जो गाड़ी होती है जिसमें बच्चे को रखा जाता है और कहीं लेके घुमाया जाता है, तो वो भी क्या हो रहा है, गो रोलिंग ऑन, यानी वो भी लुढ़कते हुए मौत की तरफ जा रहा है, ठीक है। यानी सेंस से देखिए इस स्टैंजा का मतलब कि जब एक परिवार का जो हेड है वो जब मर जाता है तो और जो मेंबर होते हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और लगभग वो भी क्या होते हैं, मौत की तरफ जाने लगते हैं, यानी वो भी अब नहीं बचेंगे। और जो बच्चे हैं उस घर के वो भी क्या करते हैं, मौत की तरफ जाने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंजा है विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट। विस्परिंग नेबर्स कहा गया है डेथ के मैसेंजर को, ठीक है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में यमराज को कहा जाता है डेथ का मैसेंजर, तो वैसे ही कहा जा रहा है कि जो डेथ के जो मैसेंजर हैं वो अगल बगल हैं, दाएं बाएं हैं, ठीक है।
प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, हमारी जो वास्तविक जो खुशी है, यानी इस वर्ल्ड में हम जो भी एंजॉय कर रहे हैं अपने लाइफ में, इससे हम लोग को प्लक कर लेंगे वो, यानी इन सब चीज़ों से दूर ले जाएंगे, मतलब हमारे प्राण छीन लेंगे। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रिज, और हमारे जो ये सक्रिय हाथ हैं वो क्या हो जाएंगे, अवश्य ही स्थिर हो जाएंगे, फ्रिज हो जाएंगे। देखते हैं जब कोई मर जाता है तो बिल्कुल मतलब कैसा दिखता है वो, एकदम उसके हाथ पैर मतलब लगता ही नहीं कि इस आदमी में कभी जान भी था, एक ऑब्जेक्ट की तरह दिखने लगता है वो। तो वही पोइट कह रहे हैं कि एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज लोनली ऑन द सेपरेट नीज, यानी ये जो एक्टिव हैंड है जिससे हम लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं, वो एक दिन क्या हो जाएंगे, मतलब जैसे दोनों हाथ हैं तो वो दोनों घुटनों पे क्या हो जाएंगे, तन्हा पड़े रहेंगे। जब कोई मर जाता है उसके शरीर में थोड़ा सा भी ताकत नहीं बचता है, तो क्या होता है वो बिल्कुल एक होता है ना कि ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो वैसे ही उसके दोनों उसके दोनों दोनों हाथ होते हैं वो उसके घुटनों पे पड़े होते हैं जब कोई मर गया होता है। डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, यानी जब कोई मरता है, फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, तो उसे क्या किया जाता है, एक जो वुड का जो एक बॉक्स बना होता है जिसे हम कॉफिन कहते हैं, कॉफिन, तो उसमें क्या करते हैं उस मृतक को लेटा देते हैं और उसे लेके जब लोग जाते हैं तो उसके पीछे पीछे सैकड़ों लोग चलते हैं। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि जब कोई मरता है उसे वुडन बॉक्स यानी कॉफिन में रख के ले जाते हैं ट्रैक पे, तो उसके पीछे पीछे सैकड़ों लोग चलते हैं। ठीक है, आर्म्स रेज्ड स्टिफली टू रिप्रूव, यानी हाथ तो उठते हैं, कहने का मतलब जो पीछे है वो हाथ तो उठाते हैं उसकी मौत में, लेकिन मतलब क्या कहेंगे, स्टिफली टू रिप्रूव, लेकिन मुश्किल से, कहने का मतलब है कि हाथ उठा रहे हैं ठीक है उसके साथ जा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर क्या करते हैं, रिप्रूव मतलब होता है गाली देना, कहने का मतलब उसकी शिकायत करना, यानी चल रहे हैं भले उसके साथ, लेकिन अंदर अंदर मतलब एक होता है ना कि अच्छा वो मर गया, चाहे कुछ भी उसके बारे में निगेटिव चीज़ें उन लोग के मन में होती है। इन फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव, यानी फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव, यानी सामने से तो दिखा रहे हैं कि हाँ बहुत प्यार है, ये आदमी मरा है, इसके पीछे पीछे हम जा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर क्या है, नफरत है। ठीक है, अंदर ही अंदर शिकायत कर रहे हैं उसकी। स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, अब देखिए कहने का क्या मतलब है कि जब एक पेड़ की जो पत्तियां जो झड़ जाती हैं तो वो पेड़ क्या होता है, भूख से तड़पने लगता है, क्योंकि हमें पता है कि लीव्स में ही मतलब फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो होता है, और उसी से सारे मतलब पेड़ के स्टेम्स में रूट्स में जो मतलब एनर्जी फैलती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है कि जब पत्तियां मर गई हैं तो पेड़ क्या है, भूख से तड़प रहे हैं, कहने का मतलब है कि एक फैमिली जो है उसका हेड जब मर जाता है, जो कि अर्निंग करता है, वो जब मर जाता है तो उनके पास कोई और चारा नहीं होता, वो भूख से तड़पने लगते हैं। ठीक है, ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, और एक तो वो खुद ही परेशान होते हैं, उसके बाद जो ट्रॉल्स होते हैं, कहने का मतलब समाज के बुरे लोग, गंदे लोग, वो क्या करते हैं, वो उनके पीछे दौड़ते हैं, धमकाते हैं उन्हें। ठीक है, एंड द नाइटिंगल इज डम्प, और जो नाइटिंगल है वो गूंगे हो जाते हैं, मूक हो जाते हैं, और कहने का मतलब है कि जो अगल बगल के लोग होते हैं वो देखते तो हैं कि हाँ उस कमज़ोर को दबाया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो चुप रहते हैं, मतलब कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। एंड द एंजल विल नॉट कम, और उन्हें बचाने के लिए भी कोई नहीं आता है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई एक फैमिली है जिसका हेड जो कि कमा के सारी मतलब ज़रूरतें पूरी करता है उस फैमिली की, जब वो मर जाता है तो अगल बगल के जो भी आप देखते हैं कि जो पॉलिटिक्स में होते हैं, ये समाज के जो भी बुरे लोग जिनके पास थोड़ा पावर हो, वो उसे दबाने की कोशिश करते हैं, चाहते हैं कि उसका सब कुछ छीन ले, क्योंकि उसके साथ लड़ने के लिए तो कोई बचा नहीं है। और जो भी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, चुप रहते हैं, मतलब अच्छे लोग भी होते हैं वो चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, उसका विरोध नहीं करते हैं, यानी उनको बचाने के लिए वहाँ कोई नहीं आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टैंजा देखिए। नेक्स्ट स्टैंजा में जो पोइट हैं वो थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी दिखा रहे हैं। ठीक है, यानी ये सब जो मतलब जो ट्रूथ को फेस कराए हैं कि मतलब डेथ कितना मतलब ट्रूथ है। ठीक है, मौत की जो सच्चाई है उसका सामना करने के लिए बता रहे हैं पोएट। और ये जो 4 स्टैंजा जो हम अभी पढ़े हैं इसमें सिर्फ निगेटिव बातें हैं। ठीक है, और सबसे जो लास्ट स्टैंजा जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं उसमें कुछ पॉजिटिव दिखाया है पोइट ने। देखिए, कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, यानी उसके बाद का जो रास्ता होता है, यानी जब किसी फैमिली का हेड मर जाता है उसके बाद जो उनका जो जीवन होता है
उसमें मतलब देखिए, कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, कोल्ड बहुत ठंड होती है, इम्पॉसिबल यानी कोई अनहोनी होती है, और उनके सामने क्या होता है, लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड। उनके सामने उनके रास्ते में पहाड़ तो होता है, बट पहाड़ की जो चोटी होती है वो बहुत ही प्यारी होती है, जो उसका हेड होता है माउंटेन का वो बहुत प्यारा होता है। दोज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। और उन पहाड़ की चोटियों से जब बर्फ पिघल के जो धाराएं बहती हैं, जो झरने बहते हैं, वो यात्रियों और उस रास्ते से जो यात्री होते हैं, उनका जो लास्ट डिस्ट्रेस, जो कि बहुत ही दुखी होते हैं, बहुत चिंता में होते हैं, उनकी प्यास बुझा सकता है उस पर्वत से बहने वाला झरना। देखिए इसका सेंस देखिए, तब अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए क्या कह रहे हैं पोएट, कि जब किसी फैमिली का हेड मरता है तो उसके बाद जो उनका जीवन होता है वो काफ़ी मतलब लोग उसे दबाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ कोई खड़ा भी नहीं होता है, कुछ बोलता भी नहीं है। तो उन्हें जो है वो कैसा फ़ील होता है, उनकी जो आगे की लाइफ़ है वो बहुत मतलब मुश्किल होती है। और कहने का मतलब यहाँ जैसे दिखाया गया है कि आगे के रात में मतलब बहुत ठंड, कहने का मतलब बहुत मुसीबत, बहुत अनहोनी, ये सारी चीज़ें उन्हें दिखाई देती हैं लाइफ में। और काफ़ी बड़े-बड़े पहाड़, कहने का मतलब बहुत बड़ी-बड़ी मुसीबतें दिखाई देती हैं। लेकिन इनमें कहीं न कहीं कुछ पॉज़िटिव बातें भी छुपी होती हैं। जैसे देखिए दिखाया गया है कि जो माउंटेन होता है, कितना बड़ा और रास्ता रोके हुए होता है, लेकिन फिर भी उसके चोटी से जो मतलब धाराएँ बहती हैं, बर्फ़ पिघल के जो झरने बहते हैं, उसकी जो मतलब पानी होती है वो किसी यात्री का प्यास बुझा सकती है। तो वही कहा जा रहा है कि उनके लाइफ में आगे चल के बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो होते हैं, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे पोएट ने दिखाया है कि हमें क्या करना चाहिए, फेस करना चाहिए हर एक चीज़ को। और इस मतलब बात को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि मौत जो है वो निश्चित है और उसे आना ही है। ठीक है, सो आई होप ये पोएम आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन भी कर लेंगे। सो थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।